नजर आ रही जी, है। डॉक्टर शाहिद हसन सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जहां बात छोड़ी थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। इस पूरे अरसे में तब्दीली कोई नहीं आई, बल्कि कर्जा ही बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। IMF अगेन हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और या तो हम दोस्त ममालिक से फेवर ले रहे होते हैं अपने अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए, डे टू डे अफेयर चलाने के लिए। और आप ज़ाहिर है नई हुकूमत आई है, चेहरे वही हैं, बाकी जो वज़ीर ख़जाना है वो ज़रूर तब्दील हुए हैं। कोई कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको कि IMF के साथ हम जा रहे हैं, कर्जा मिल जाएगा, उनकी कड़ी शराइत हैं, अवाम कहाँ जाएंगे और ये मामला आगे चलेंगे कैसे, हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि क्या हुकूमत चाहती है कि हम निकलेंगे इससे, या वो चाहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में रहें? तो मेरा जवाब होगा कि हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत यही चाहती है कि हम IMF के प्रोग्राम में जकड़े रहें, क्योंकि IMF नहीं, सिर्फ अमेरिका भी यही चाहता है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें। आपने देखा कि जब हमारा IMF का मसला चल रहा था, तो इस दौरान में जो अमेरिका के सफीर हैं पाकिस्तान में, वो बहुत एक्टिव थे। सदर से भी मिले, वजीर आजम से भी मिले, वजीर खजाना से भी। उनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पर दबाव डालें कि चीन के साथ ताल्लुकात में जरा सुस्त रवि रखें, CPEC को करें। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है वो यही है, बिल्कुल और वाज़ेह है, कि जब 23 प्रोग्राम हो चुके हैं, अगर 23 प्रोग्रामों में कभी भी पाकिस्तान की मईशत में पायदार बेहतरी नहीं आई, हमेशा अगले प्रोग्राम की तरफ आप गए। अब ये जो 24वें प्रोग्राम में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो नई हुकूमत की तरफ से हमें इशारे मिले हैं, उसकी रोशनी में मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि ये आज मुझे नजर आ रहा है कि ये 24वां प्रोग्राम हम लेंगे बड़े बड़े रकम का। इसके बाद खुदा न खास्ता हम यकीनन 25वें प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। इस दौरान में जैसे आपने कहा कि गुर्बत बढ़ती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, कर्जे बढ़ते रहेंगे और आवाम के लिए सिवाय तकालीफ के कुछ नहीं है। लेकिन मैं इजाफा ये जरूर करूंगा कि इस सारी खराबियों में, बर्बादी में खुद अवाम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, घर में बीवी बच्चों को भी मारते हैं, लेकिन कभी ये खुल के हुकूमत पर दबाव नहीं डालते कि जनाब आपने जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं तो हमारी महंगाई 23% है, भारत में महंगाई जो है वो 6% है, श्रीलंका में 4.5% है। तो हम ये पूछने का हक क्यों नहीं रखते कि भाई आप बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, ताकतवर तबके मजे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कर्जे माफ करा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स एमनेस्टी दे रहे हैं, तो ये खेल तमाशा कब तक चलेगा? ये तो बुनियादी सवाल है। अब लेकिन जो उम्मीद खराब हुई है वो ये हुई है कि अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान की मईशत में तबाही की वजूहत क्या है, तो मैं कहूँगा सिर्फ 2 वजूहत। जी जी। एक है अशराफिया की मईशत कि हम ताकतवर तबकों को नवाजते हैं, लेकिन एक दूसरी वजह है सिर्फ पाकिस्तान में मैं अकेला बात कर रहा हूँ, तवातुर से कर रहा हूँ कि इस तबाही और बर्बादी में बैंकों का एक बहुत बड़ा हाथ है। और इतना बड़ा हाथ है कि अगर लोगों को पूरी तफसील मिल जाए तो ये भूल जाएंगे कि FDR क्या कर रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, और ये बैंक कौन है जिनको आपने निजी शोबे को मुंतकिल कर दिया है और 80% गैर मुल्कियों के हाथ में है। उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई, अपना मुनाफा बेतहाशा बढ़ाया, मईशत को तबाह किया और मुश्किलात पैदा कर दी। ये और खुद स्टेट बैंक ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि बैंकों ने सट्टेबाजी की है, बैंकों ने रुपए की कदर गिराई है। और अभी जो हबीब बैंक के जो पर से जुर्माना हुआ था जनवरी 2024 में स्टेट बैंक ने, और वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हबीब बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में स्टेट बैंक ने जनवरी 2024 में जुर्माना किया था। अब उसके सदर जो है ना वजीर खजाना है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नुकता उठाया बहुत अहम है, मैं इसमें अगले मरहले में आऊँगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने महंगाई की बात की, मैं चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे बात कर लें, फिर मैं इस थिंक टैंक पे भी, लॉबिंग पे भी, और ये जो एक माफियाज हैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि कौन कौन लोग हैं जो इसको नुकसान पहुँचाते हैं हमारी इकॉनमी को, और रियासत उनके सामने क्यों घुटने टेक देती है, कि किन किन लोगों के वफाद हैं इस पूरे प्रोसीजर में। लेकिन अभी अगर हम आप बात करें, अब जिस तरह आप कह रहे थे महंगाई भारत में भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, ज़रा जब हम एशिया की बात करते हैं, IMF में ये लोग भी गए, IMF ने, अमेरिका सबसे ज़्यादा मकरूज़ है, आप ज़रा आदात शुमार को बेहतर समझते हैं, लेकिन दुनिया कर्जा लेती है, वो कर्जा उतार के वापस पाँव पे खड़े हो जाते हैं।
हम तो जिस तरह आप कह रहे हैं 24वां प्रोग्राम है, तो 25वें 26वें की तरफ भी हम जाएंगे, क्योंकि जितना कर्जा हम उठाएंगे, सूद देंगे, तो वो हमें तो नहीं लगता कि हमारी इतनी अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी कि हम साल 1.5 साल में रिकवर कर जाएंगे। अभी अगर एदाद शुमार की हम बात करते हैं, तो गुर्बत का शिकार अफराद 12 करोड़ 66 लाख से जायद हैं इस वक्त। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, तो तजारती खसारा हमारा 9 महीने के अंदर अंदर 22 अरब 90 करोड़ पे है। महंगाई में 48% इजाफा हुआ, मजीद ये इजाफा होगा। अभी IMF के अंदर हम गए नहीं हैं, शराइत उनकी इतनी सख्त हैं। आप आवाम को इसका जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, आवाम ज़ाहिर सड़कों पे उस तरह नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले ही इलेक्शंस हुए हैं, उसमें क्या हुआ वो भी आपके सामने। तो ये आखिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी होती है, रियासत की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। आवाम ने तो अपना फैसला दे दिया जो भी करना था। कुछ जो जिम्मेदारान है उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है जनाब। आपने सही बातें की हैं सिवाय एक के। जी, आपने ये फरमा दिया कि हुकूमत घुटने टेक देती है। हुकूमत कभी घुटने नहीं टेकती, हुकूमत उनके साथ गले मिली हुई होती है। ये आप क्यों समझ रहे हैं कि हुकूमत मजबूर है? हुकूमत और ये में गठजोड़ है, ये आप मान लें, गठजोड़ है, इस हुकूमत में नहीं। तमाम जो पिछली हुकूमतें हैं उनका और ये जो अशराफिया है, कौमी दौलत लूटने वालों का एक गठजोड़ है। वही तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपका कतई कलामी माफ इस चीज को समझे, और जो आप कह जिस तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो ये सीधी सीधी आप पाकिस्तान के साथ गद्दारी, धोखाबाजी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के मनसब पे, आप आईनी ओहदों पे, आप बड़े ओहदों पे बैठ के आप आवाम के टैक्स से पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं और फिर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ही काम करते हैं। अब देखिए, फिर आपने एक और एक अहम नुक्ता उठा दिया। देखिए, पहले मैं आपको 2 फिगर्स दे दूं ताकि कौम को पता चल जाए। आपने भी कुछ फिगर्स दिए हैं जो सही है, मगर मैं उसके अलावा फिगर देना चाहता हूँ। जी जी। 2018 में जब आजादी को 71 साल हुए थे, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे थे 30,000 अरब रुपया। 71 साल के बाद ये जो 5-5.5 साल गुजरे हैं, अब हो गए 81,000 अरब रुपया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस मुद्दत में जो 51,000 कर्जे बढ़े हैं, 51,000 अरब रुपया, जबकि पिछले 71 सालों में इससे कम बढ़े थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आवाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये पूछते हैं कि जनाब ये 51,000 रुपए कर्जे बढ़ गए, इसमें हमें क्या मिला और ये क्यों बढ़े, नंबर 1। दूसरा ये था कि 2018 में $1 121 रुपए का था। जी जी। आज ये 280 रुपए के करीब है, 279। ये जो इतना गिर गया, जिससे पेट्रोल बिजली सब बढ़ती है, इंपोर्ट बढ़ता है, तो रुपए की कदर में जितनी यहाँ गिरी है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं गिरी, बांग्लादेश में क्यों नहीं गिरी, हमारे ही रुपए की कदर क्यों गिरती है? ये बहुत बड़ा, हमारा डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का 22% है, हिंदुस्तान में जो है वो 6.5% है। तो अब इसका मतलब ये है कि अवाम को भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने कुरान में ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस लीडर की हालत नहीं बदलता। कौम नहीं बदलेगी तो लीडर भी वैसे ही आएंगे। अगर ये कौम खामखा इफ्तिखार चौधरी के लिए सड़कों पर आ सकती थी, तो ये जो 12.5 करोड़ अवाम है जिसका जिक्र आपने किया है, जिनके घर में पेट भर के खाना नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे और जो है इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमारे के आइन में यह है कि हर बच्चे को जो 16 साल तक का है लाजमी स्कूल भेजना है, मुफ्त तालीम देनी है। आइन की शिक है ये 25 अलिफ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ये आइन है आपका। तो मेरा कहना, ये 26 मिलियन जो नहीं जा रहे, ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। ठीक है। तो सवाल ये है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन डिलेड हो रहा था, हमने अदालत को 12 बजे खुलवा दिया, अदालत और कर दिया, बड़ा अच्छा किया, मगर कभी ये भी तो कर लें कि भाई ये 25 तारीख में तो ये लिखा हुआ है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो आप जो बजट रख रहे हैं तालीम का, उससे तो 2080 तक भी हर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो फिर कभी तालीम के लिए भी तो कर लें, कभी सेहत के लिए भी तो कर लें, टैक्स चोरी के लिए भी तो कर लें। मेरा सिर्फ कहना ये है, हमारे तमाम बेशतर पॉलिसियां बनती हैं, ताकतवर तबकों को नवाजा जाए। स्टेट बैंक भी वही करता है, हुकूमतें भी वही करती है, सूबाई हुकूमतें भी वही करती हैं। तीनों बड़ी पार्टियां की पॉलिसी यकसा है, कोई फर्क नहीं है, सब ताकतवर तबकों को नवाज के आवाम को कुचलते हैं, सूबाई भी। तो जब ये पॉलिसी, स्टेट बैंक भी वही कर रहा है, FBI भी वही कर रहा है, नेट भी वही कर रहा है, SECP भी वही कर रहा है, पार्लियामेंट भी वही कर रहा है, सूबाई असेंबलियां भी वही कर रही है। और बहसीत मजबूरी अगर आप मीडिया का किरदार देखें तो 80% टाइम उनका गुजर जाता है कि फला सियासतदान ने क्या कहा और जो है वो अदालतें क्या कर रही है। अरे भाई उसको छोड़ें, आपने ये बताइए कि जो आपने अभी
12.5 करोड़ की बात कर ली, तो ये बात क्यों नहीं करते कि भाई ये टैक्सों का जो निजाम है उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी जी हमारी टैक्सों की वसूली की जो कैपेसिटी है वो है 30,000 अरब रुपया एक साल में। हम लेते हैं कोई 12,000 अरब रुपया, वो भी अवाम को कुचल के जीएसटी लगा के। तो ये जो 18,000 अरब रुपए कम ले रहे हैं, ये किस खुशी में दे रहे हैं? अगर ये कमी हो रही है तो फिर आप तालीम का बजट कम करते हैं, सेहत का कम करते हैं, बिजली का नर्ख बढ़ाते हैं, गैस का नर्ख बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं, मजबूरी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। जो जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, मीडिया हो, सब लोग उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रहे। जिस तरह आप खुद एक तवाना आवाज़ हैं, हमने देखा कि हमेशा इकॉनमी और जहाँ पे भी कोई अवाम के फ़ायदे की, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात होती है, आप स्टैंड लेते हैं, चाहे आप अकेले हों या आपके साथ कोई और हो या ना हो, आप बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। ये क्या वजह है? आपने लॉबिंग की बात की थी, उस वक्त आप हबीब ग्रुप की भी बात कर रहे थे। अभी तक जो हमारे बड़े इदारे हैं और जो अपने उस वक्त 80% की बात की थी, इसके अंदर पाकिस्तान के मफाद तरजीहात में क्यों शामिल नहीं? हमारे लोग उस लॉबिंग में क्यों शामिल नहीं? हम मल्टीनेशनल तो बहुत बात की बात है, हमारी जो अपनी, जिस तरह PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, हमारे जो अपने इदारे हैं, उन इदारों में भी अपने लोग नहीं हैं जो रियासत पाकिस्तान की खातिर काम करें हों, जिनकी तरजीहात ये हों कि वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ, ना कि उसके अंदर बैठे हुए वो लोग जिनके शेयर्स हैं और उन शेयर्स को जो बैरून ममालिक बैठे हुए लोग हैं उनके मफाद के लिए यहाँ एजेंट बन के काम करें। बड़ी अच्छी आपने बात कही, क्योंकि अगर आवाम को भी तो अगर हम सोचें कि हमारे पास जो है वकूफ जो है हमारे मुल्क का बहुत शानदार है जी। हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान में कई हजार अरब डॉलर के वसाइल हैं, आपके पास गवादर है, आपकी जमीन जरखेज है, हमारे अवाम जो है मेहनती हैं, हमारे किसान मेहनती हैं, हमारे मजदूर मेहनती हैं, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे 1980 से आज तक हमारी शरह नमू जो है भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ दौलत और इक़्तिदार की हविस जो है ये सबसे ऊपर आ गई है। इक़्तिदार और पैसा, उसके लिए अगर अमेरिका के इशारे पर चलना है, कौमी मुफादात के खिलाफ फैसला करने हम वो भी कर लेते हैं, हुकूमतें भी करते हैं, इदारे भी करते हैं। और ये जो आपके सनती इदारे वगैरह हैं, आप ये देखें कि हमने निष्कारी की जी। मुझे पता है कि कुछ इदारों के नाम हैं कि उन्होंने जब आपने सनत उनको भेज दी कि भाई आप इसको चलाएं, तो थोड़े देर बाद उन्होंने उससे बंद कर दी, हुकूमत से मिलकर उसको कमर्शियलाइज कर दिया, प्लॉट बना के बेच दिए। तो अगर आपने यही करना है कि निष्कारी के बाद अपने जो है प्लॉट बना के बेचे, सनतें बंद कर दें, वो सनतें बहुत सी बंद होगी चली गई। तो जब तक आप में ये हमारे तो ये नहीं होगा, कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी और एहतसाब। अल्लाह ताला ने क्या किया है? दोज़ख जन्नत, दोज़ख जन्नत हमने जो है वो खत्म कर दिया। यानी हम लोगों को नवाजते हैं जाती मफाद के लिए और लोगों को सजाएं देते हैं जाती मफाद के लिए। एहतसाब है ही नहीं, तो वो एहतसाब का तस्वुर भी नहीं है, कानून आइन का भी तस्वुर नहीं है। दौलत और इक़्तिदार, अब ये वो चीज है जिससे कि हमारी सलामती को खतरा हो गया, हमारी मईशत को खतरा हो गया है, हमारे जोग्राफियाई सरहदों को खतरा हो गया, और हमारे मुल्कों के जो 12.5 करोड़ से ज्यादा अवाम है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस है। उन्हें पता है कि ये भी बेचारा भीख ही मांगेगा या ये अखबार बेचेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त भी कम है और आगे इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ एक सोलो प्रोग्राम भी करेंगे इसके ऊपर। जाते जाते कोई उम्मीद नई हुकूमत है, गो के बाज़ाहिर तो नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो सामने ही हैं आपके सामने, लेकिन कोई उम्मीद, कोई बेहतरी, कोई चांस, कोई रे ऑफ होप आपको नज़र आ रही है कि मामलात बेहतर हो सकेंगे अगर थोड़ी सी भी नीयत ठीक कर ली जाए, टीम अच्छी कर ली जाए, आप जैसे लोगों का इनपुट ले लिया जाए? देखिए आपने बहुत उम्दा बात की है, अल्लाह ताला जज़ा दे आपको। आज भी इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। मैं एक रास्ता बताता हूँ आपको, वो ये है कि हमारे है SIFC जिसमें अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है जी। मैं ये चाहता हूँ कि अगले चंद रोज में SIFC एक इजलास बुलाए हुकूमत का, और उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं 3 या 4 5 ले लें आप, उनसे कहे अपने आप नुमाइंदे भेज दें उस इजलास में, वो आके बैठ जाए। उनको सिर्फ ये बताया जाए कि भाई देखो ये आपकी पार्टी का मंशूर है जिससे आपने इलेक्शन लड़ा था, उसमें यही था कि टैक्सों का मुनसिफाना निजाम होगा, तालीम, सेहत, साफ पानी, ये आपका मंशूर है, हम ये चाहते हैं आप इससे अमल करें, और ये हमारा आईन पाकिस्तान है जो ये कहता है तालीम, सेहत, समाजी इंसाफ। अब हम ये चाहते हैं कि आपका मंशूर जिससे आप इलेक्ट हुए और आईन पाकिस्तान
इसकी रोशनी में ये 5 तजावीज हैं टैक्सों की, तवानाई की, इस पर आप दस्तखत करें कि आप मानते हैं, और जब आप ये दस्तखत कर दें तो इस पर कानून साजी कर लें। अगर कानून साजी नहीं करते तो बेमानी हो जाएगा। ये वो वाहिद तरीका है जिसकी रोशनी में मैं ये जमानत दे सकता हूँ कि अगर ये करके अमल दरामद करें, पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कौन सी तेज रफ्तार तरक्की? जिसमें अवाम का हिस्सा मिला है। अगर ये कर लें तो सब कुछ है, अगर ये नहीं करते तो एक ही रास्ता रह जाता है कि खुदकशी कर लें, जो हम करते रहे। अब ये फैसला कौन को करना है कि SIFC कह के इजलास बुला के कानून साजी करना है। ठीक, डॉक्टर शाहिद हसन साहब, बहुत अच्छी बात आपने की और अल्लाह करे कि ये बात मुकाम बाला तक पहुँचे, उनको ये बात समझ आए और इसके ऊपर अमल करें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, लोग नहीं है, पॉलिसी मेकर्स नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जैसे लोग हमारे पास, ऐसा ब्रेन हमारे पास मौजूद है, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे और आने वाले दिनों में ये जो चैलेंजेस हैं इससे कैसे हुकूमत नबतज़मा होगी और क्या पॉलिसी बनाएगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।